नमस्कार, स्वागत है बी वेल्दी में। दिवाली ख़त्म, घर की साफ़ सफाई में तो कोई कमी नहीं की होगी आपने। चमक गया होगा घर आपका। अब ज़रा पोर्टफोलियो भी चमका लें, वहाँ की साफ़ सफाई भी ज़रा देख लीजिए एक बार, ताकि आपका पोर्टफोलियो एफिशिएंट तरीके से आपकी ज़िंदगी में वो सब लाए जिनके लिए आपने घर चमकाया था। लक्ष्मी जी, क्यों ज़रूरी है पोर्टफोलियो से वो सब निकाल देना जो सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं? आज आपको बताते हैं उदाहरण के साथ। देखें और सुने ये वीडियो। अगर आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुरू करें? चलिए, पहली बात कि टू मेनी फंड्स होने से परफॉर्मेंस डाइल्यूशन होता है। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स होते हैं तो उन फंड्स में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका असर कम हो जाता है। इसे 10 अलग अलग रिटर्न वाले फंड्स के उदाहरण से समझते हैं ताकि आप देख सकें कि कैसे ये इम्पैक्ट डाइल्यूट होता है। मान लें आपने 10 फंड में 10 साल के लिए अलग अलग रकम निवेश की और रिटर्न सबका अलग अलग है। इस चार्ट को देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि 10 अलग अलग स्कीम में निवेश किया गया है, अलग अलग रकम निवेश हुई है और सबके रिटर्न्स अलग अलग हैं। कुल निवेश था 4,60,000 का। 10 साल के बाद पोर्टफोलियो की वैल्यू है 18,83,000 से थोड़ी सी ज़्यादा। अब हालांकि कुछ स्कीम्स में 14, 18, 12, 15% का रिटर्न मिला है, लेकिन आपने 4,60,000 की रकम को 10 फंड में बांट दिया था, जिसमें से 4 ने अच्छा रिटर्न दिया, 6 ने उतना अच्छा नहीं दिया। तो 10 साल के बाद 10 साल के पूरे निवेश के बाद कुल पोर्टफोलियो का CAGR 14.21% आया। वैसे ये रिटर्न बुरा नहीं है, लेकिन इससे बेहतर होने का स्कोप था। ये उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ कंपाउंडिंग के कारण एवरेज रिटर्न बढ़ सकता है, लेकिन अधिक फंड्स और अलग अलग रिटर्न्स होने से पूरे पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न एक खास सीमा तक डाइल्यूट हो जाता है। इस पर कई सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ समझाने के लिए एक प्लेन सिंपल उदाहरण लिया गया है। एक बात आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने 4 फंड ही लिए होते और उन चारों का रिटर्न एवरेज ही रहता तो जनाब, इसलिए फंड सिलेक्शन के वक्त थोड़ी सावधानी और समझदारी ज़रूरी होती है। दूसरी अहम वजह है पोर्टफोलियो को छोटा रखने की। 10-20 फंड्स का पोर्टफोलियो मैनेज करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। हर स्कीम की रिपोर्ट आपको आती रहती है, राइट? अगर आप 5-6 फंड्स रखते हैं तो मुमकिन है कि आप इन रिपोर्ट्स पर एक नज़र डाल लें। आपको जानकारी मिलेगी फंड्स के बारे में, फंड मैनेजर के निवेश की स्टाइल को आप समझ पाएंगे। 10-20 में तो ये नामुमकिन है। साथ ही इतने फंड्स के साथ ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन मेंटेन करना मुश्किल होता है। बड़े फैले हुए पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करने का मतलब होगा मल्टीपल फंड्स में खरीद बिक्री करना, मेकिंग द प्रोसेस कम्बसम एंड पोटेंशियली लीडिंग टू हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स लाइबिलिटीज़। बहुत सारे फंड से एक और चीज़ होती है एनालिसिस पैरालिसिस। इसमें होता ये है कि निवेशक इतने सारे फंड्स की वजह से ओवरवेल्म्ड महसूस करता है और उसकी वजह से कई अहम डिसीजंस जैसे पोर्टफोलियो में एलोकेशन एडजस्ट करना, अंडर परफॉर्मिंग फंड्स से निकलना या फिर प्रॉफिट बुक करना, ये इन सब को मतलब जो निवेशक होता है ये सबको टालता रहता है। तो ये भी एक बहुत ही मुश्किल वाली बात हो गई। तीसरी वजह, अधिक फंड्स का मतलब है कि एक्सपेंस रेशियो पर ज़्यादा खर्च और पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स का ओवरलैप। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 3 लार्ज कैप फंड्स हैं। नाम के लिए ले लिए कि HDFC का है, एक SBI का ब्लू चिप होगा और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, सिर्फ उदाहरण के लिए। इनमें रिलायंस, TCS और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स का एलोकेशन समान है। ये सब हम फिर से कह रहे हैं कि सिर्फ उदाहरण के लिए दे रहे हैं। अगर हर फंड में रिलायंस का 10% एलोकेशन है तो कंबाइंड एक्सपोजर आपका हो जाएगा 30% का। एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए हर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है। 3 फंड्स में वही स्टॉक्स होल्ड करने के बावजूद 3% तक का खर्चा आप कर रहे हैं। ये अननेसेसरी खर्चा पोर्टफोलियो के एफिशिएंसी को घटा देगा और रिटर्न कम कर सकता है ना? समझ में आ रही है बात आपको? बहुत बड़े पोर्टफोलियो से एक और चीज़ होती है मिसअलाइनमेंट विथ गोल्स और रिस्क का बढ़ना। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स ऐड करने से ओरिजिनल गोल से अलाइनमेंट आपका हट जाता है। मान लीजिए कि आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल पर 70% इक्विटी और 30% डेट चाहते थे, फिर आपने लालच में एक्स्ट्रा सेक्टर फंड्स ऐड कर दिए। अब पोर्टफोलियो का एलोकेशन 85% यानी 85% इक्विटी और 15% डेट है। अगर आपका गोल स्टेडी ग्रोथ था
तो ये शिफ्ट डेफिनेटली आपके रिस्क को बढ़ाएगा, क्योंकि सेक्टोरल फंड सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, इनमें एंट्री और एग्जिट का टाइम अहम होता है और एक रिटेल निवेशक के लिए इसे टाइम कर पाना बताएं मुश्किल होता है ना। तो इन चैलेंजेस को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? फोकस्ड तरीके से 5 या 7 फंड में निवेश करना। आइडियल पोर्टफोलियो में 5 से 7 फंड्स ही काफ़ी होते हैं। ऐसा पोर्टफोलियो जो आपके फिनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करेगा और रिस्क को मैनेज करेगा। तो चेक करें अपना पोर्टफोलियो और अगर सफाई की ज़रूरत है तो लग जाइए काम पर। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जैसा मैंने पहले भी कहा था शुरू में, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दी है, मतलब ये कि अगर आपके पास 25-30 स्कीम्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और आपने कोई चैलेंजेस वगैरह फेस किए हों, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ तो प्लीज़ कीजिए। कहाँ कर सकते हैं? वो सारी डिटेल्स आपके पास है। कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। याद रखिए कि आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। इसलिए जाने के पहले प्लीज़ ज़रा बी वेल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी बजी है उसको, घंटी लगी हुई है उसको बजा दीजिए एक बार। ओके, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।